हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर 3.0 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बीपीएससी 2019 प्री में पूछा गया है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। किस देश के थे ये? इंग्लैंड थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इसे कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्राव जो है कहां से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से जो है इसका स्राव होता है। यह क्या है? हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। बस इतना ध्यान रखिएगा। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, और ये क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ये पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक का उपयोग कब किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुए को जो है कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत, किसान का मित्र और भूमि की आंत किसे कहा जाता है? तो केचुए को कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। केचुआ उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर कहा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, केचुए के उत्पादन को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स में। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनित तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
देखिए ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अल्ट्रासाउंड में जो है किस तरंग का प्रयोग होता है, तो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है अल्ट्रासाउंड में। अगला, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी असत्य फल पूछा है। असत्य फल जो है इसमें कौन सा है, तो सेब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब क्या है, असत्य फल है। असत्य फल होते क्या है, देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि, ये सब क्या है, असत्य फल हैं। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये तो ये शुष्क पुष्प कली से, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौंग यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। किस पौधे से प्राप्त होता है, तो यूजिनिया कैरियोफाइलेटा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वही प्रश्न है, फूल की कली, शुष्क फूल की कली होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग का उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है। साइजिजियम एरोमेटिकम जो है लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि कुल मिटेसी पूछा जाता है, किस कुल का है, तो ये मिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसका जन्मस्थल कहाँ माना जाता है, तो इंडोनेशिया में माना जाता है। अगला, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक क्या है, एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि पूछा इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है ये। देखिए जो बीपीएससी में पूछा जाता है ना, वही प्रश्न बाद में इस बीपीएससी अपने जो छोटे एग्जाम कराती है उसमें पूछती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब। नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक क्या है, तना है, जड़ नहीं है। इसमें नोड और इंटर नोड दोनों होते हैं। अगला, पादप कली है। पादप कली, तो ऑप्शन ए, एक भ्रूणी टहनी है। कली की बात हो रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भ्रूणी टहनी, ऑप्शन ए। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को क्या कहता है, कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हैलोफाइटा कहा जाता है, यानी हैलोफाइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में लवण मृदोभिद कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट, ये जो जल में होते हैं, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। अगला, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईसीजी का उपयोग जो है किसकी निगरानी के लिए, तो मस्तिष्क के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए, इंफ्रारेड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह प्रैक्टिस सेट जो है डेली 8 बजे आएगा, ठीक है। बीपीएससी टी से संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट है 8 बजे और शाम को 5 बजे आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इंपॉर्टेंट है। जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसका कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन होता है उसका कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। पहले प्रश्न हमने पढ़ा था। तो अगर जो जिसने आधुनिक रूप दिया उसे क्या कहते हैं? नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीवनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है?
उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा कई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। और ये किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, ऑप्शन ई। देखिए इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिंकिंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। यह क्या है? गलत धारणा। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास इन लोगों ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। कब किया था इन्होंने? 1869 में। नाम क्या है इनका? फ्रेडरिक मिस्चर। ये कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था, न्यूक्लियन कहा था डीएनए को। ठीक है। अगला, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में क्या उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए, डीएनए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी। अगला, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो है ऊर्जा जमा होती है, ये किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में यह जमा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों, ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में ग्लूकोज यानी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लगभग 70% क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त का थक्का बनने में प्रभावी विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विटामिन के। ऑप्शन डी, इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस बीमारी को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष यानी प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग हो जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से जो है, वही प्रश्न है, ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन? ये देखिए रासायनिक नाम है, तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आर्गोकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं। सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए का भंडारण कहां पे? तो यकृत में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। विटामिन ए की बात करें अगर, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी इसकी कमी से होता है। और इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि जो है इसके स्रोत हैं। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि नहीं पूछ रहा है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके में से बेरी बेरी नहीं होता है। देखिए टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है और विटामिन बी की वजह से होता है आपका बेरी बेरी। रेटिनॉल जो है किस का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का है। साइनोकोबाल्मिन ये किसका है? तो विटामिन B12 का नाम है ये। आर्गो कैल्सिफेरॉल ये आपका हो जाएगा विटामिन D2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा टेकोफेरॉल। बेरी बेरी नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B1 यानी बी की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का? थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट है सारे विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर। देखिए विटामिन B1 संतरा में भी पाया जाता है और विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। विटामिन सी जो है संतरा में और विटामिन B1 भी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है संतरा में, इसलिए सही होगा। विटामिन डी जो है ये जो है कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में और विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। तो ये सभी सुमेलित हैं इसमें। ठीक है, सभी हैं। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। कोबाल्ट जो है किसमें होता है? तो विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, देखिए कोबाल्मिन से पता चल रहा है कोबाल्ट होता है इसमें, इसे ध्यान रखिएगा इसके। ठीक है, विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? मांस, मछली युक्त दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अला एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा RH कारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर के रक्त में की थी। कि कौन किया था इसकी खोज? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है किससे नापते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हिंदी में रक्तचाप मापी कहते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर जो है प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 मिली HG होता है। और अब बात करें अगर प्रसारण दाब की कितना होता है? तो 80 मिली HG होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फैग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अगला वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? ऑप्शन बी 1200 cc। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? तो ये हार्मोन यानी प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से। और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन इसमें कौन सा है? तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन सी। अगला महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन इसमें कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है?
स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका कौन सा? तो ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन, तो ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राविक हार्मोन कौन सा है? टीएसएच है, टीएसएच हार्मोन या थायरोप्रोपिन हार्मोन, जिसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथ जो है कहां पे स्थित होती है? तो ये ऑप्शन डी मस्तिष्क में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस की क्या होती है? नीचे स्थित होती है, और ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो ये O2। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्राप्त O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका होता है समीकरण, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया। एक मिनट, ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया जो है कोशिका का शक्ति स्रोत है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें? तो अब बी भी है और सी भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा किसके उदाहरण है? तो ये जल से फैलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण जो है वेब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु है, बैक्टीरिया से फैलता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अला, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये इससे जो है यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस अंग में? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, यानी WBC, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो यानी एक से अधिक होगा, अस्थिमज्जा, तिल्ली और थाइमस ग्रंथि, एक से अधिक। ठीक है। अगला, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन जो है ये कर्क रोग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का प्रमुख घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया था। ठीक है। अगला, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की रोकथाम के में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर के रोकथाम के लिए देखिए रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें क्या होगा? एक से अधिक होगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है?
कैंसर रोग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनीकरण विकिरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयनीकरण विकिरण विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको जो है किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो हम लाने की कोशिश करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।